मतलब कि बहुत ही थोड़ी सी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दी थी और फिर भी मुझे ऑडिट में मतलब 52 मार्क्स आ गए थे। सिर्फ CAP मतलब कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस या फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मतलब कि असर्शन लेवल पे है। हाय एवरीवन, आई एम विभूति भट्ट एंड मैंने अभी मई 25 के लिए अपना ग्रुप 2 की एग्ज़ाम्स दी है। एंड इससे पहले मैंने ग्रुप 2 को एक बार अटेम्प्ट किया था जब मैंने फोकस किया था सिर्फ ग्रुप 1 में, लेकिन ग्रुप 2 को मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत मतलब कि बहुत ही थोड़ी सी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दी थी और फिर भी मुझे ऑडिट में मतलब 52 मार्क्स आ गए थे। तो आई विल शेयर विथ यू गाइज कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, किस तरीके से पढ़ा था और इतनी मतलब बहुत ही एक हफ्ते मतलब कि एक हफ्ते में मैंने पूरा ग्रुप प्रिपेयर किया था। तो उसके बावजूद मेरे 52 किस तरीके से आए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैंने अपना माइंडसेट जो है वो मतलब पहले से ही ऐसा नहीं रखा था कि नहीं ऑडिट बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये वो ऐसा मत रखो अपने दिमाग में। उसको लॉ की तरह लो कि लॉ कितना ईजी है, जस्ट उसी की तरह आप लोगों को ऑडिट को भी पढ़ना है, ठीक है। अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखो कि ऑडिट इजी है एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपका माइंडसेट सही रहेगा ना तो बाकी सारी चीज़ें मतलब एकदम फ्लो में और स्मूथली हो जाएगी, ट्रस्ट मी। एंड सबसे पहली चीज़ है, लोग इग्नोर कर देते हैं डेफिनेशंस को, ऐसे के नंबर को। मतलब कि अब मान लीजिए ऐसे 315 के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो आपको पूरा लिखना है उसका डेफिनेशन कि एज पर ऐसे 315 identify and assess risk of material misstatement either at assertion level or at financial statement levels। तो आप लोगों को मतलब पूरी आपको डेफिनेशन एक बार समझनी है कि आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में करते क्या क्या, आइडेंटिफाई करते हो, असेस करते हो कि कौन सा रिस्क है, कि वो किस लेवल पे वो रिस्क है, क्या वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, क्या वो सिर्फ CAP मतलब कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस या फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मतलब कि असर्शन लेवल पे है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी, उस डेफिनेशन को समझना होगा और उस डेफिनेशन को अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो आपको डेफिनेशन एंड उसका ऐसे नंबर बिल्कुल सही से कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको केस स्टडी में जाना है, उसके बाद आपको जाना है कि आंसर कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आपको आई कैन अश्योर यू आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। मतलब कि आपका बाद वाला जो आंसर भी है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपने अपनी डेफिनेशन एंड आपने जो समझा है कंसेप्ट को वो बढ़िया समझा है और जो पेपर चेकर होगा उसको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ट्रस्ट मी, मैंने यही फॉलो किया था और इसी वजह से मेरे 52 आ गए थे और इतनी कम तैयारी में आए थे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है मतलब कि आपको की पॉइंट्स, डेफिनेशन और उसके याद रखने के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट को समझना है कि देखो आपको फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पूछा है तो आप किसके बेसिस पे करोगे। बेसिक नॉलेज आपका क्या है कि आप क्या ऐसे ही डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने लग जाओगे जितने भी मन चाहो, जैसे भी मन चाहो, नहीं। आपको पता है कि इस एंटिटी में मतलब इसका लेवल कम है, इसका कंट्रोल्स भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक, अगर आपने ऑडिट समझा होगा तो आपको थोड़े पॉइंट्स तो बेसिकली याद आ ही जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने जो अपनी PDF बनाई है ऑलमोस्ट लाइक 30 क्वेश्चंस है उसमें, वो सारे ही मैंने उसके की पॉइंट्स मतलब कि आपको ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आप वर्ड्स बनाते हो ना एक एक वर्ड लेके, उस तरीके से मैंने पूरी PDF आप लोगों के लिए अभी बनाई है हैंड रिटन। एंड उसके लिए एक लाइक कर देना और अगर वो आपको चाहिए PDF तो कमेंट में लिंक लिख देना तो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। एंड उसी तरीके से आपको मतलब मैं जो PDF दूंगी उसमें से और बाकी आपके बेसिक नॉलेज से और आपके कंसेप्ट से थोड़े बहुत पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे। मतलब कि आपको क्वेश्चन को समझना है, आंसर को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने जैसे बताया फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, तो उसमें आप क्या क्या मैंने बताया उस तरीके से आपको सोचना है, आप उसमें क्या करोगे। आप अगर प्रैक्टिकली ऑडिटर हो तो ठीक है, वो सब आपको दिमाग में रखना है। और दूसरी बात,
आप लोग क्या करते हो जब ऑडिट पढ़ाते हैं? आपका माइंडसेट, मैंने कहा कि सबसे पहले ठीक से रखो। तो अगर आपका माइंडसेट पहले से सही नहीं होगा ना, तो जब ऑडिट की जो फैकल्टी होगी, कोई भी फैकल्टी चाहे आप पकड़ लो, किसी की भी ऑडिट की टीचिंग में ही आप खोट निकालोगे, आपकी खुद की चीज़ आप नहीं देखोगे। ऐसा मत करो। जो भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, वो जो भी शब्द बोल रहे हैं, वो जो भी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, वो जिस तरीके से समझा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अटेंशन दो। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ना हम लोग को समझने में अगर आ गई, अगर सुनने में भी हमारे दिमाग के अंदर वो उतर गई ना, तो फिर उसके क्वेश्चन आंसर करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट योर फैकल्टी इज़ टीचिंग यू गाइस। उसको बिल्कुल इग्नोर मत करो। आपका माइंडसेट सही रखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहली रीडिंग में आपको सब कुछ फ्लो में सब कुछ याद नहीं रहेगा। 2-3 बार रिवीजन करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली रिवीजन करना पड़ता है, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, तो पहला कि अपना माइंडसेट सही रखो, डेफिनेशन, फैकल्टीज़ की बातों को अटेंशन दो। ठीक है, फिर सारे ही टॉपिक्स का क्रक्स जो है, साइड में जो थोड़ी सी जगह होती है मार्जिन, वहाँ पे लिख लो। आपकी भाषा में, आप जो भी आपकी भाषा आप यूज़ करते हो उसी में लिख लो। इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कंसेप्ट किस में होगा? आप जो भाषा बोलते हो उसी में आपका कंसेप्ट सही होगा। ठीक है ना? तो सब कुछ इंग्लिश में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट का क्रक्स जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में साइड में लिख लो, ताकि पढ़ते वक्त आपको पता रहे ये क्या है, क्या ये टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक के बारे में पता होगा तो आप आंसर सही से लिख पाओगे। ठीक है, एंड मतलब कि आपको मैं कीवर्ड्स थोड़े से बता देती हूँ। जैसे कि कंट्रोल जो है, तो उसमें आप प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट जो भी मिसस्टेटमेंट होती है, तो इन सब तरीकों के आपको ऑडिटिंग के टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, ये सारी ऑडिट की टर्मिनोलॉजी ही आपको यूज़ करनी है। उसके बाद कोई भी चैप्टर को ना ऐसा मत मान लो कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ऐसे करके स्किप करके मत चले जाओ। सारे ही चैप्टर्स को आप लोगों को करना है, कोई भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और एमसीक्यूज़ की बात, तो एमसीक्यूज़ को आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मॉड्यूल में जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद एमसीक्यूज़ दिए हैं, वो चैप्टर आप लोगों को पूरी तरीके से कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग आप लोगों ने रिवाइज कर लिया हो, उसके बाद एक बार मॉड्यूल के पीछे के एमसीक्यूज़ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर जब ये एग्ज़ाम आपकी पास हो, तब आपको लगे तो ICAI BOS पोर्टल पे आप लोग एमसीक्यू की एग्ज़ाम दे सकते हो। अदरवाइज एमसीक्यू के पीछे सेपरेटली कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई अश्योर यू, अगर आपके कंसेप्ट सही होंगे तो सब कुछ आपको लॉटरी लगने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को करने के बाद अब आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने आप में, और बिल्कुल ऐसा नहीं रखना है कि ऑडिट की वजह से मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मेरा एग्रीगेट कम ना हो जाओ। ट्रस्ट मी, ऑडिट में भी एग्रीगेट के लिए हेल्प हो सकती है। मैं आपको बस माइंडसेट बदलना है, और मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई है उन सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना है। और मैंने जो PDF बनाई है वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना। और मैंने उसी PDF के जो की पॉइंट्स है उसको याद करके 52 मार्क्स लाए थे बस 2-3 दिन की प्रिपरेशन में। तो भी अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड और ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आते हो और आपको देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं स्टडी ब्लॉग्स भी बनाती हूँ और इस तरीके के वीडियोस भी बनाती हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरी इतनी मेहनत की है, मैंने इतना PDF बनाया आप लोगों के लिए, तो उसके लिए एक लाइक भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।